हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड को हम हिंदी में कह सकते हैं निर्यात व्यापार। यस, निर्यात व्यापार। जैसे कि हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा था कि अगर हमको बाहर की किसी कंट्री से अगर इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट करने का भी एक प्रोसीजर होता है। इसी तरह से मान लीजिए इंडिया के किसी बिजनेसमैन को फॉरेन की किसी कंपनी को अगर गुड्स सेल करनी है, बाहर की कंट्री में अगर सेल करनी है, तो इस सेल करने का, इस एक्सपोर्ट को करने का भी एक प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें इस प्रोसेस में 16 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 16 स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो स्टेप नंबर 11 है, इस स्टेप के अंदर 7 स्टेप्स हैं। फिर आगे जो स्टेप नंबर 15 भी आएगा, इस स्टेप नंबर 15 में भी तीन छोटी छोटी बातें हमको डिस्कस करने मिलेंगी। और जो स्टेप नंबर 16 है, 16 नंबर स्टेप के ऊपर आकर हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले जो भी पर्सन, जो भी बिजनेसमैन अपनी गुड्स को बाहर सेल करना चाहता है, वो पर्सन क्या करने वाला है, एजेंट या जो भी ब्रोकर हैं उनसे कांटेक्ट करेगा। उनसे पूछेगा कि क्या आप मेरी गुड्स को बाहर सेल करने में हेल्प करोगे। वो एजेंट हमको बताएंगे अब कि कौन सी कंट्री में गुड्स की डिमांड है। उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम एजेंट्स को गुड्स की फीचर्स के बारे में, गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, गुड्स का वैल्यू, गुड्स का रेट, गुड्स की क्वालिटी, सारी बातें हम एजेंट्स को बताने वाले हैं, ताकि एजेंट उसी के अकॉर्डिंग बाहर की कंट्री में गुड्स सेल करने वाले हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक एक्सपोर्टर के पास डायरेक्टली भी गुड्स से रिलेटेड इंक्वायरी आ जाती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एजेंट के थ्रू ही काम करें। कभी कभी एक्सपोर्टर के पास, मतलब जो व्यक्ति बाहर गुड्स सेल करना चाहता है, उस पर्सन के पास डायरेक्ट इंक्वायरी भी आ जाती है। उस इंक्वायरी के अंदर हमको सारी बातें लिखकर भेजनी होती हैं, जैसे कौन सी गुड्स है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, पेमेंट करने की क्या कंडीशन होगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ जिसके ऊपर हम ट्रेड इंक्वायरी स्टडी करते हैं। सेकेंड स्टेप के ऊपर आकर हमको क्या होने वाला है, सामने वाली पार्टी से ऑर्डर रिसीव होने वाला है। अब फॉरेन से ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज के अंदर ऑर्डर रिसीव होने को हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ये वर्ड हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर इंडेंट के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, गुड्स से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से लिखी हुई हैं, तो उस ऑर्डर को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंडेंट। अगर सारी बातें नहीं लिखी हुई, कुछ बातें एक्सपोर्टर ने खुद भी डिसाइड करनी है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंडेंट। मतलब सेकंड स्टेप के ऊपर आकर हमने क्या किया है, गुड्स का ऑर्डर रिसीव किया है। अब गुड्स का ऑर्डर हमारे पास आ गया, अब हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट इंक्वायरी करने वाले हैं। सामने वाले बंदे के भी इंक्वायरी बैठने वाली है कि जिस पर्सन को मैं गुड्स सेल करूंगा, क्या वो पर्सन मुझे टाइम पर पेमेंट भी करेगा कि नहीं करेगा। पेमेंट करेगा तो कैसे करेगा, कैश में करेगा या क्रेडिट में करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा, कैसे करेगा। तो ये थर्ड स्टेप के ऊपर आकर हम क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी को बोलते हैं कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सारी बातें लिखी होती हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करेगा, इंपोर्टर का बैंक इशू करेगा। मतलब जिस पर्सन को मैंने गुड्स सेल करनी है, वो पर्सन अपने बैंक को बोलेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट आप एक्सपोर्टर को भेजो। तो जिस पर्सन ने गुड्स सेल करनी है, उस पर्सन के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। किसके थ्रू आया, बैंक के थ्रू आया। हम सामने वाली पार्टी को एडवांस पेमेंट से रिलेटेड भी बातें बोल सकते हैं कि भाई हमको एडवांस पेमेंट कर दो, तो ये वाली कंडीशन भी हम चाहें तो रख सकते हैं। अब थर्ड स्टेप के ऊपर हमने क्या किया, सामने वाली पार्टी की इंक्वायरी भी कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने वाले हैं। जैसे पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने इंपोर्ट लाइसेंस लिया था, अब अगर आपको गुड्स बाहर की कंट्री में सेल करनी है, तो आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस भी होना चाहिए। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। ये कहां पर दोगे, कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये एक ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर आप एप्लीकेशन लगाओगे। एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर वो आपकी सारी बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो आपको लाइसेंस दे देंगे। तो इस लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। बुक्स में देखिएगा लिखा हुआ होगा कि इस लाइसेंस की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। तो यहां तक क्या हुआ, हमने ट्रेड इंक्वायरी कर ली, सामने वाली पार्टी से ऑर्डर भी आ गया, सामने वाली पार्टी की हमने क्रेडिट वर्दीनेस
पेमेंट करने की भी इंक्वायरी कर ली, हमने लाइसेंस भी ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, डिक्लेरेशन करने वाले हैं रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जब मैं बाहर की कंट्री में गुड्स सेल करूंगा और अगर मेरे पास फॉरेन की मनी आती है तो वो फॉरेन की मनी मुझे क्या करनी होगी, आरबीआई के पास जमा करानी होगी। थोड़े वक्त पहले 1991 से पहले अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आती थी तो आपको आरबीआई के पास जमा करानी होती थी, पर 1991 के बाद थोड़ा सा वो ढीले हो गए, लिबरलाइजेशन हो गया है कंट्री के अंदर, उदारीकरण हो गया है। तो अभी अगर आप फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट होती है उसके अंदर सेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में आप जाइए, अपनी फॉरेन करेंसी को सेल कर दीजिए। तो अगर आप थोड़ी सी फॉरेन करेंसी अपने पास रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, बाकी आप तुरंत एक्सचेंज करा लीजिए, क्योंकि ये डिक्लेरेशन आपको देनी होती है कि अगर हमारे पास फॉरेन की करेंसी आएगी उसका आप क्या करने वाले हो, ये बात आपको पहले से डिक्लेयर करनी होती है। या तो इसको सेल कर दो, या थोड़ी सी रखनी है थोड़ी सी अपने पास रखो, बाकी आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज को पूरा रिप्लेस करा लो, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा लो। आगे है फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब मान लो मैंने गुड्स सेल करनी है यूएसए में, आज की डेट में डॉलर का रेट चल रहा है मान लो 75, मैंने गुड्स सेल करनी है $1000 की। अगर आज की डेट में मुझे अमाउंट रिसीव हो तो मुझे कितना रिसीव होने वाला है, $1000 के अकॉर्डिंग मुझे 75,000 रिसीव होने वाला है। सामने वाली फर्म मेरे को पेमेंट करने वाली है मान लो 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद मान लो डॉलर का रेट ऊपर या नीचे आ जाए तो मुझे फायदा या नुकसान हो सकता है। तो ये डॉलर की रेट, ये एक्सचेंज रेट मुझे आज ही डेट में डिसाइड करनी होगी कि अगर फ्यूचर में मुझे पेमेंट मिलने वाली है तो पेमेंट मुझे किस अकॉर्डिंग मिलने वाली है। इस बात के लिए मैं अपने बैंक से भी डिसाइड करा सकता हूं, सामने वाली फर्म का जो बैंक है ना आप उससे भी डिसाइड करा लो कि भाई फॉरेन में आप मुझे इतना फिक्स अमाउंट दे देना, प्लस माइनस आप क्या फेस कर लेना, मुझे फिक्स अमाउंट इतना दे देना, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। तो हम क्या करेंगे, आज की डेट पे ही एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को इतना अमाउंट तो चाहिए। अगर डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो गया तो वो प्लस माइनस आप देख लेना, पर मुझे इतना अमाउंट दे देना। वो आपस में कंडीशंस होंगी, डिसाइड होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। आगे आती है कलेक्शन ऑफ गुड्स। यहां तक सारी बातें हमारी डिसाइड हो चुकी हैं। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, जिसने बाहर की कंट्री में गुड्स भेजनी है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को कलेक्ट करेगा। सामने वाले ने जिस तरह की गुड्स मांगी है उस तरह की गुड्स को हम कलेक्ट करने वाले हैं। कलेक्ट करने के बाद हम गुड्स की पैकिंग करने वाले हैं, उनकी मार्किंग करने वाले हैं, उन गुड्स के ऊपर नंबर या कुछ लेबल लगाने वाले हैं ताकि गुड्स को ढूंढने में, सर्च करने में, दिखाने में मुश्किल ना हो। तो यहां पर आकर हमने गुड्स की पैकिंग भी कर ली और मार्किंग भी कर ली, हमारे 8 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट करने वाले हैं फॉरवर्डिंग एजेंट की। मतलब गुड्स सेल करने के लिए ये बंदा डायरेक्ट दूसरी कंट्री में तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से एक फॉरवर्डिंग एजेंट, ये एक एजेंट है जो एक्सपोर्टर की तरफ से काम करेगा, हम इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। हमने इसको अपॉइंट किया गुड्स को आगे भेजने के लिए। ये पर्सन रियलिटी में आपको कहां पर अवेलेबल होगा, पोर्ट पे। कहां पे, बंदरगाह के ऊपर। बंदरगाह के ऊपर ये हमारी गुड्स को रिसीव करेगा। आगे के काम ये सारे ये डिसाइड करने वाला है कि आगे फर्म ने यहां पर गुड्स कैसे भेजनी है। तो हमने क्या किया है, 9th स्टेप के ऊपर आकर एक्सपोर्टर ने फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट कर दिया है। अपॉइंट हो गया। अपॉइंट होने के बाद एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को रेलवे या ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भेज देगा। गुड्स रेलवे और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंच जाएंगी तो आगे अब काम किसका शुरू हो जाएगा, फॉरवर्डिंग एजेंट का स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10 स्टेप तक, स्टेप नंबर 1 टू लेकर 10 तक फॉरवर्डिंग एजेंट का कोई काम नहीं है। फॉरवर्डिंग एजेंट का काम, इस पर्सन का काम कब शुरू होगा, इन 10 स्टेप्स के बाद। 10 स्टेप के बाद अभी फॉरवर्डिंग एजेंट कहां पर अवेलेबल होगा, आपको पोर्ट पे। तो यहां पर अभी शुरू हो जाइए आपके फॉरवर्डिंग एजेंट के काम। ये सारे फॉरवर्डिंग एजेंट के काम है। स्टेप नंबर जो 11 है ना, ये सारे किसके काम है, इसके। तो फॉरवर्डिंग एजेंट के जो फंक्शंस है, एजेंट के, फॉरवर्डिंग एजेंट के जो फंक्शन है पोर्ट के ऊपर, वो क्या है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। अब ये फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले शिपिंग ऑर्डर रिसीव करने वाला है। ये शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि इतनी गुड्स रेलवे या ट्रांसपोर्ट से आ चुकी हैं, आप अपने शिप के अंदर हमको जगह अवेलेबल कराओ, स्पेस अवेलेबल कराओ जहां पर मैं गुड्स को रख सकूं। अगर गुड्स थोड़ी सी हैं, कम क्वांटिटी में है, तो शिपिंग ऑर्डर
आप आसानी से आपको रिसीव हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि गुड्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, आपको हो सकता है कि पूरा शिप ही बुक करना पड़े। तो अगर आप पूरा शिप बुक करते हो तो इसको हम बोलते हैं चार्टर पार्टी। तो यहां पर क्या होने वाला है, सबसे पहले हमको शिपिंग ऑर्डर मिलने वाला है। शिपिंग ऑर्डर मिल गया, हम जाएंगे अभी एक्सपोर्ट टैक्स पे करने के लिए। एक्सपोर्ट टैक्स पे करने के लिए हमको एक बिल रेडी करवाना होगा जिसको हम बोलेंगे शिपिंग बिल। शिपिंग बिल की 3 कॉपी रेडी होती है। शिपिंग बिल के अंदर गुड्स से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती हैं। शिपिंग बिल के बेस पर गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, वट जो भी चीजें हैं, बिल के बेस पर ही क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट टैक्स डिसाइड होता है। तो यहां पर आप ऐसा लगा लो कि आप एक्सपोर्ट टैक्स आप पे करने वाले हो। तो इस बिल की कितनी कॉपी रेडी हुई है? 3 कॉपी रेडी हुई है। तो एक कॉपी वो डिपार्टमेंट वाले खुद रख लेते हैं और 2 कॉपी किसको मिल जाएंगे? फॉरवर्डिंग एजेंट को मिल जाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट टैक्स भी पे कर दिया और हमारा एक शिपिंग बिल भी रेडी हो गया। अब बिल रेडी हो गया तो अब हम क्या करने वाले हैं? डॉक चार्जेस पे करने वाले हैं, क्योंकि गुड्स को हमें शिप तक लेकर जाना है। गुड्स को शिप तक लेकर जाना है तो ये परमिशन कौन देने वाला है? डॉक ऑफिसर देने वाला है। जो बंदरगाह का जो अधिकारी होता है ना, वो हमको परमिशन देने वाला है कि आप गुड्स को शिप तक लेके जा सकते हो। अब कुछ वक्त तक क्योंकि गुड्स बंदरगाह के ऊपर रखी रह सकती हैं, इसलिए हमको डॉक चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहां पर डॉक चार्जेस पे करते हुए हमें पीछे वाले 2 डॉक्यूमेंट्स भी उसको दिखाने पड़ते हैं कि पीछे वाले ये डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड्स से रिलेटेड वट जो है, कि पीछे वाली कंडीशंस भी मैं पूरी कर चुका हूं। तो ये वो सारी चीजें देखेगा, फिर वो आपसे डॉक चार्जेस भी ले लेगा। डॉक चार्जेस पे करने के बाद आप जाने वाले हो सीधा शिपिंग कंपनी के पास या शिप के ऊपर जहां पर आपको गुड्स को लोड कराना है। तो यहां पर 4th स्टेप के ऊपर आकर आप क्या करोगे? गुड्स को शिप के ऊपर लोड कर दोगे। जो शिप का जो कैप्टन होगा वो आपको रिसिप्ट दे देगा। शिप का कैप्टन जो आपको रिसिप्ट देगा उसको हम बोलते हैं मेट रिसिप्ट्स। मेट रिसिप्ट्स, यस। तो यहां पर आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। वहां पर रिसिप्ट आपको क्लीन रिसिप्ट भी मिल सकती है और फाउल रिसिप्ट भी मिल सकती है। अगर गुड्स आपकी बिल्कुल ओके हैं तो आपको क्लीन रिसिप्ट मिलेगी। अगर गुड्स की पैकिंग में कुछ प्रॉब्लम है और कैप्टन इस बात से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको एक फाउल रिसिप्ट मिल जाएगी। तो यहां पर आपका गुड्स लोड हो चुका है। गुड्स आपका शिप के ऊपर लोड हो गया। अब शिप लोड, गुड्स शिप के ऊपर लोड होने के बाद यहां पर आपको रिसिप्ट मिल गई। तो ये सारी चीजें लेने के बाद आप कहां जाने वाले हो? आप शिपिंग ऑफिस में जाने वाले हो। शिपिंग ऑफिस में जाकर आप जो ये शिपिंग बिल था ये दिखाने वाले हो, प्लस ये जो मेट की जो रिसिप्ट थी ये दिखाने वाले हो। इस जगह पर जो मेट की रिसिप्ट है, जो कैप्टन ने जो रिसिप्ट दी थी, वो इसी ऑफिस में रख ली जाएगी, पर बिल के पीछे एक सिग्नेचर करके आपको रिसिप्ट लौटा दी जाएगी। तो यहां पर आपने ऐसा लगा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करवा लिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आप क्या करोगे? इंश्योरेंस करवाओगे, मरीन इंश्योरेंस। क्योंकि समुद्री रास्ते से आपका माल जा रहा है या जहाज के थ्रू माल जा रहा है, हो सकता है कि माल का रास्ते में नुकसान भी हो जाए। तो यहां पर आप क्या करने वाले हो? इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हो। तो फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा। अब यहां तक सारे काम हो चुके हैं। अब यहां पर फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेगा? इस लास्ट स्टेप के ऊपर एक्सपोर्टर को इंफॉर्मेशन देगा कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए हैं, माल लोड हो गया है, सारे ड्यूज मैंने पे कर दिए हैं, सारे बिल्स की पेमेंट कर दी है, प्लस अपने कमीशन की डिटेल भी एक्सपोर्टर को भेज देगा। तो यहां पर सारे काम किसके पूरे हो गए? फॉरवर्डिंग एजेंट के पूरे हो गए। फॉरवर्डिंग एजेंट ने एक्सपोर्टर को इंफॉर्मेशन दे दी कि मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, प्लस मेरा कमीशन इतना बनता है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 12। स्टेप नंबर 12 के ऊपर एक्सपोर्टर का काम शुरू हो गया फिर से। अब एक्सपोर्टर क्या करने वाला है? सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने वाला है। किसने भेजे होंगे? फॉरवर्डिंग एजेंट ने। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अब ये एक्सपोर्टर क्या करेगा? बिल रेडी करेगा, इनवॉइस रेडी करेगा और जो भी अमाउंट होगा उसके अंदर लिख देगा। तो यहां पर सारे बिल रेडी होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं? एक सर्टिफिकेट और रिसीव करने वाले हैं। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि सामने वाली पार्टी को जो मैं गुड्स भेज रहा हूं उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं की हुई। मतलब जितनी क्वांटिटी मैंने लिखी है उसी क्वांटिटी का ही बीच में अमाउंट, मतलब मैंने पार्सल भेजा है। तो यहां पर आकर आप पक्के वाला सर्टिफिकेट रिसीव करने वाले हो। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आकर आप क्या करते हो? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी रेडी कराते हो। कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्ट करने वाला जो पर्सन है उसकी कंट्री ने इसको बोला होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप बताओगे कि आपकी गुड्स कहां से आई है। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्टर क्या करेगा?
अपनी कंट्री का सर्टिफिकेट बनाकर भी एक रेडी करने वाला है, ऐसा लगा लो, जो हमने इंपोर्टर को भेजना है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इंडिया का एक सर्टिफिकेट बनाकर भेजने वाले हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, ओरिजिन का सर्टिफिकेट रेडी कर दिया, किसने, एक्सपोर्टर ने। आगे वाले स्टेप के ऊपर अगर क्या करने वाले हैं, हम पेमेंट की बात करने वाले हैं। अगर पेमेंट हाथों हाथ सामने वाले ने पेमेंट करनी है तो बिल्स के ऊपर मैं क्या लिख के भेजने वाला हूं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या D/P। अगर पेमेंट्स उसी टाइम अगर पे करनी है तो हम क्या लिखेंगे, पेमेंट अगर कैश में पे करनी है तो क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स, मतलब D/P। अगर सामने वाले ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, D/A, मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स बैंक में भेजने हैं, अगर बैंक ने मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा था तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स किसको भेजूंगा, बैंक को भेजूंगा। तो बैंक ही अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने वाला है, पेमेंट करने का अरेंजमेंट बैंक करने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स पेमेंट के मैंने रेडी कर दिए हैं, या तो आप कैश में पेमेंट ले लीजिए, या सामने वाली फर्म को बोल दीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, या आप बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। अब आपने ऐसा समझ लो कि डॉक्यूमेंट्स पेमेंट से रिलेटेड भेज दिए हैं। अब सामने वाली पार्टी को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा कर दिया है। तो अब हम इंपोर्टर को डिटेल्स में बताने वाले हैं, या इंपोर्टर को बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप इंपोर्टर को चाहो तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हो, या बैंक को बोल दो, बैंक इंपोर्टर को आगे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो वहां पर इंपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को रिसीव कर लेगा, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा, और पेमेंट करने का काम जैसा है वो पेमेंट करने का काम कर देगा। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने अगर बाहर की कंट्री में गुड्स सेल करनी थी तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंक्वायरी की, फिर मैंने ऑर्डर रिसीव किया, फिर मैंने सामने वाली पार्टी की इंक्वायरी की, फिर मैंने लाइसेंस रिसीव किया, फिर मैंने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डिक्लेरेशन दी कि फॉरेन की करेंसी को मैं अपने पास नहीं रखूंगा, सेल कर दूंगा या एक्सचेंज करा लूंगा। फिर मैंने ये भी डिसाइड करा लिया कि फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो उस अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट कर देना, मतलब डॉलर का रेट अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो उस सिचुएशन को मैं कैसे फेस करूंगा। फिर मैंने गुड्स को कलेक्ट किया, उसकी पैकिंग की, फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट किया, और फिर मैंने इसको गुड्स भेज दी ट्रांसपोर्ट या रेलवे के थ्रू। अब आ गया काम फॉरवर्डिंग एजेंट का, स्टार्ट हो गया था। फॉरवर्डिंग एजेंट ने सबसे पहले क्या किया, यहां से शिपिंग कंपनी से स्पेस ले लिया, भाई अपने जहाज में, अपने शिप के अंदर हमको जगह दे दो, हम वहां पे गुड्स रखेंगे। फिर हमने क्या किया, एक शिपिंग बिल रेडी कराया, एक्सपोर्ट टैक्स पे किया, फिर मैंने डॉक चार्जेस पे किए, फिर मैंने गुड्स को लोड करा दिया, फिर मैं दोबारा से शिपिंग कंपनी के ऑफिस में गया हूं, फिर मैंने इंश्योरेंस करवाया, फिर मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर को भेज दी। फिर एक्सपोर्टर ने क्या किया, आगे बिल्स रेडी किए, सर्टिफिकेट जो पक्का था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट था वो रिसीव कराया, डिक्लेरेशन वाला लगा लो। फिर मैंने क्या किया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिसीव कराया। फिर मैंने सामने वाली पार्टी को पेमेंट से रिलेटेड सारी बातें बता दी, या आप या तो कैश में पेमेंट कर दो, या बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लो, या मैं आपके बैंक में इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में भेज रहा हूं। फिर सामने वाली पार्टी को इंफॉर्मेशन भी भेज दी कि मैंने गुड्स भेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं, आप अपनी गुड्स को रिसीव कर सकते हो। तो ये था हमारा एक कंप्लीट चैप्टर जो बिल्कुल सिंपल है। पीछे वाली वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।